हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव जो मार्च 1942 में आता है। साथ ही पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, आपको पता है हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अतः ब्रिटेन अब चाहता था कि भारत, खासकर कांग्रेस, उसका सहयोग करे। इसीलिए वह 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे। लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही ठुकरा दिया था। कारण क्या था? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। याद रखिएगा, ये हमने कल की क्लास में पढ़ाया है। यदि आपने कल की क्लास नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ से उस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है। गांधी जी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया था, लेकिन ना इसको कांग्रेस का समर्थन मिला और ना ही जनता का। तो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। अब कांग्रेस के पास एक ही विकल्प बचा था कि वह व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। तो महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ठीक है। इस समय कांग्रेस के साथ साथ और भी लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। आंदोलन में पुनः हजारों लोग जेल गए। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया। अतः इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिल्ली चलो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है 1940 में, अगस्त प्रस्ताव के बाद। पाकिस्तान की मांग के बारे में पढ़ते हैं, जो 1940 में उभर कर आई थी। लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी जिक्र पहले ही हो गया था। सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे, रहमत अली। उन्होंने कैम्ब्रिज पैम्फलेट में नाउ और नेवर, पेरिस फॉर एवर, इस शीर्षक से 1933 में मांग की थी। ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान की। उन्होंने एक्चुअली 3 मुस्लिम राज्यों की स्थापना की बात की थी रहमत अली ने। पहली पाकिस्तान की, दूसरी उस्मानिस्तान की, तीसरे बंग इस्लाम की। तो पाकिस्तान का उनका मतलब क्या था? पाकिस्तान को उन्होंने कई प्रांतों के खंडों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की बात कही थी, जैसे पंजाब को, अफगानिस्तान को, कश्मीर को, सिंध प्रांत को और बलूचिस्तान प्रांत को मिला के एक नया देश बनाना चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है। साथ में उन्होंने उस्मानिस्तान कहा था। उस्मानिस्तान उन्होंने हैदराबाद रियासत के लिए कहा था। और तीसरा एक और मुस्लिम राज्य बनाना चाहिए, बंग इस्लाम, जो पूरा बंगाल और असम को मिलाकर बताया था उन्होंने। ठीक है। लेकिन उस समय इनकी बात पर 1933 में किसी ने कोई इनकी बात को अनदेखा किया गया। परंतु 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान शब्द के महत्व को जाना और 1940 में इसकी मांग सरकार से की। लीग ने पाकिस्तान शब्द को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और जन भावनाओं को भड़काकर समर्थन प्राप्त करना चाहा, क्योंकि 1937 के आम चुनाव के बारे में हमने कल ही पढ़ाया, आपने देखा होगा। कांग्रेस की अपेक्षा मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली थी। भले रहमत अली ने पाकिस्तान राज्य की मांग की थी, लेकिन 2 राष्ट्र, 2 अलग अलग देश होने चाहिए, 2 राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने गाना लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। यहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इसी अधिवेशन में जिन्ना भाषण देते हुए पाकिस्तान की मांग करते हैं और कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अतिरिक्त और किसी चीज़ से अब नहीं मानेंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान का प्रारूप तैयार किसने किया था? सिकंदर हयात खान ने। इसको प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। समर्थन दिया था खलीकुज्जमा ने। याद रखिएगा। साथ में सबसे पहले पाकिस्तान की औपचारिक मांग 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा की गई लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अलीगढ़ योजना की, जो 1939 में प्रस्तुत की गई। अलीगढ़ योजना भारत के अंदर मुस्लिम राज्यों के निर्माण से संबंधित थी। अब बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके जनक फजलुल हसन और हुसैन कादरी थे। ठीक है। इन्होंने 4 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद, हिंदुस्तान बनाने की योजना पेश की थी, परंतु भारत के अंदर ही पाकिस्तान की बात को बनाने से नकार दिया था। अर्थात ये चाहते थे कि पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बनाया जाए। ठीक है। हालांकि कांग्रेस ने और
ब्रिटिश सरकार ने इसको ठुकरा दिया था। बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो परिस्थितियां बदल चुकी थी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे। उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए एक युद्धकालीन मंत्रिमंडल गठित किया, जिसमें एक सदस्य थे कौन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। याद नाम रखिएगा, इन्हीं के नाम पे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है इसको, ठीक है। इसे भारत भेजने की योजना बनाई। सर स्टेफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचते हैं और 30 मार्च 1942 को ये भारतीय नेताओं के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। इसमें दो योजनाएं थी मुख्यतः, एक युद्धकालीन परिस्थितियों के जो तत्काल लागू करनी थी, दूसरी जिसे युद्ध के पश्चात लागू करना था। इसके कुछ प्रावधान हम मेन देख लेते हैं क्या था। इसमें था कि युद्ध पश्चात कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस, संवैधानिक सभा, कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। मुस्लिम लीग चाहे तो भारत संघ में मिले या अर्थात ना मिले, ठीक है, अस्वीकार कर सकती है भारत संघ में मिलने से। साथ ही यही छूट राजाओं को भी दी गई। युद्ध बाद भारत का संविधान निर्माण हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संविधान सभा गठित होगी। नए संविधान के पूरा होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा, ठीक है। साथ में एक और क्या प्रावधान था, जो प्रांत संविधान से असहमत हो वे इसे स्वीकार कर अपनी पूर्व स्थिति में रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को जो नया संविधान बनेगा वे उससे सहमत नहीं होंगे तो वो अपनी स्थिति को पूर्ववत रख सकते हैं, ठीक है, ये कहा। साथ में कहा कि एक संधि करेगी ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा, जिसके अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार की भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार किया था क्योंकि अगर भारत स्वतंत्र नहीं होगा तो पाकिस्तान कैसे अलग बनेगा, ठीक है। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया, याद रखिएगा। गांधी जी ने इसको कहा था उत्तर दिनांक चेक या उत्तर तिथि चेक, इंग्लिश में पोस्ट डेटेड चेक। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे कहा था कि यह डूबते हुए बैंक के उत्तर दिनांक चेक की तरीके से है। क्रिप्स की असफलता के बाद गांधी जी यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय की नीति भारत को कभी स्वतंत्र नहीं करा सकेगी। अब गांधी जी को भी ऐसा लगने लगा था, यदि अंग्रेज अब भी भारत छोड़ दे तो शायद जापान का भारत पर आक्रमण ना हो, ठीक है। अतः गांधी जी अंग्रेजी सत्ता को भारत से हटाने की मांग पर अड़ गए। गांधी जी ने 5 जुलाई 1942 को हरिजन में लिखा, और हरिजन का पत्र था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित छोड़ जाओ। यदि यह असंभव हो तो इसे अराजकता की भंवर में ही छोड़ दो, लेकिन तुम चले जाओ। 7 जून 1942 को गांधी जी ने एक सभा में कहा, हमें आज़ादी के लिए लड़ना होगा क्योंकि आज़ादी आकाश से नहीं गिरेगी। क्रिप्स की सफलता के बाद गांधी जी ने जन भावनाओं को देखते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उसके बाद शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि अगस्त में शुरू होती है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जबकि इसके मूल रूप में इसको लिखने वाले गांधी जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसको वर्धा में इसको पास कराया गया था, इसीलिए वर्धा प्रस्ताव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 14 जुलाई वर्धा प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटेन को तत्काल भारत छोड़ने की अपील की थी, जबकि नेहरू, अबुल कलाम, राजगोपालाचारी आदि कांग्रेस जो नेता थे वे मानते थे कि अंग्रेजों ने भारत से एक साथ सरकार और सेना अगर दोनों ही हटा लेंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, जबकि गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज तुरंत भारत से चले जाएं। इस प्रस्ताव पर गांधी जी तथा कांग्रेसी नेताओं में मनमुटाव हो गया। तब गांधी जी नाराज हो गए। उन्होंने बोला, मैं देश की बालू से एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। लेकिन फिर भी दोनों के बीच सुलह हो गई। 7 से 14 जुलाई को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की कई बैठकें हुई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, प्रफुल्ल चंद्र, गोविंद वल्लभ पंत, अरुणा आसिफ अली, गांधी जी आदि ने भाग लिया, ठीक है। और 14 जुलाई 1942 को यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसी को वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है, 14 जुलाई 1942 को जो पास किया गया, ठीक है।
प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने मीराबेन, जिसे मिस स्लेड भी कहा जाता था, इनको वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली भेजा ताकि वे प्रस्ताव के उद्देश्यों को वायसराय को समझा सकें, परंतु वे वायसराय से नहीं मिल पाती हैं, असफल रहती हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो आंदोलन के घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को एक इलाहाबाद में एक फंड बनाया गया। ठीक है, साथ में तिलक दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। डायरेक्टली प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त से इस आंदोलन को शुरू होना था। याद रखिएगा, ठीक है। और इसी ऐतिहासिक यानी 8 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। जैसे ही 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, सरकार तुरंत ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त को ही शुरू कर देती है। सुबह से ही इसमें सरकार ने गांधी समेत अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और ऐसा जैसे ही गिरफ्तार हुए तो भारत में हिंसा फैल गई और गांधी जी ने भी इस हिंसा का खुले शब्दों में नहीं पर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार हिंसा कर रही है उसी का प्रत्युत्तर है। ठीक है, गांधी जी को पूना में आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। साथ में सरोजनी नायडू थी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, महादेव देसाई थी। कुछ दिनों बाद ही पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है। इस तो कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने अपने दो जो विश्वस्त सहायक थे उनको खो दिया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। पैलेस पूछा जाता है, आगा खां पैलेस, साथ में पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के किन दो विश्वस्त व्यक्तियों की मौत हो गई, तो याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की। राजेंद्र प्रसाद को पटना में ही नज़रबंद कर दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जा रहा था। इसको प्रसारित करने का श्रेय जाता है राम मनोहर लोहिया को। ये नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। साथ में उषा मेहता को भी गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए काफ़ी ख्याति मिली। ये भी लगातार गुप्त तरीके से कांग्रेस रेडियो से आंदोलन का संचालन कर रही थी। इसी समय जयप्रकाश नारायण हजारी सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और यहीं पर ये एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के आते हैं। ठीक है, 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया। ठीक है, जो गांधी के अनुसार 21 दिनों के लिए था। उपवास की खबर फैलती, जनक्रोश में उबाल आ गया, लोग गांधी जी को रिहा करने की मांग कराने लगे। ठीक है, तो उस समय लगभग 250-300 थानों में आग लगा दी गई, लूटपाट बताई गई, कई अंग्रेजों की हत्या की गई। ठीक है, चरम पर थी इस समय पे हिंसा। ठीक है, दुनिया के जो बड़े बड़े समाचार पत्र थे वे भी गांधी जी को छोड़ने की सलाह दे रहे थे और परंतु जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने घोषणा की कि जब हम पूरी दुनिया से जीत रहे हैं तो हम इस वक्त में इस कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो दशकों से हमारा दुश्मन रहा है। भारत के वायसराय ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, हमारे संचालनों के लिए गांधी ना रहने पर भारत ज़्यादा भरोसेमंद केंद्र हो जाएगा, यानी अगर गांधी जी नहीं रहेंगे तो भारत में हमारी सत्ता रहेगी ज़्यादा निश्चित हो जाएगा। ठीक है, सभी समझौते संपन्न हो जाएंगे जो हम भारतीयों से करना चाहते हैं। वायसराय लिनथिनगो ने गांधी जी के आचरण को कहा ये राजनीतिक फिरौती है। तो याद रखिएगा, किसने गांधी जी के उपवास को राजनीतिक फिरौती कहा, तो आपको याद रखना है वायसराय लिनथिनगो ने। ठीक है, उपवास के दौरान भारत की सारी जनता, राजनीतिक दल गांधी की रिहाई की मांग कर रही थी। ठीक है, मुस्लिम लीग नहीं कर रही थी। उधर सरकार गांधी की हालत बिगड़ने पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गई। उनकी शव यात्रा के लिए विशेष विमान बुलाया गया, विशेष तैयारी की गई, आधे दिन की छुट्टी दी गई कार्यालयों में। ठीक है, और एक योजना बनाई गई कि गांधी जी का अंतिम संस्कार इस भव्य तरीके से किया जाएगा। परंतु गांधी जी ने पुनः अंग्रेजों को चकमा दिया। सफलतापूर्वक 7 मार्च 1943 को उन्होंने अपना उपवास समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल से नहीं रिहा किया था।
पर गांधी जी की जो शारीरिक हालत थी, दशा थी, वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। साथ में वैश्विक दबाव भी था, इसीलिए गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा करना पड़ा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करके समानांतर सरकारें स्थापित की थी। याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। समानांतर सरकार इस आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन समय कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी? तो बलिया, ताम्लुक, सतारा में। बलिया में प्रथम समानांतर सरकार थी जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में गठित की गई थी। ताम्लुक, यहाँ की सरकार को जातीय सरकार कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार, ठीक है, जातीय सरकार या जातीय सरकार, ठीक है। ताम्लुक कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल के, बंगाल प्रांत के मिदनापुर जिले में। ये सरकार, जो जातीय सरकार थी ताम्लुक की, ये 1944 तक चली, जबकि आंदोलन के दौरान मातंगिनी हजारा नामक महिला की मृत्यु गोली लगने से हुई थी और ये सरकार गिर गई थी, ठीक है। बात करते हैं सतारा की। यह सरकार सबसे ज़्यादा काल तक चली और 1945 तक रहती है। इसके नेता थे YV चौहान, तो याद रखिएगा, या चावहण, ठीक है। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्लास के, ठीक है। इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा यदि आप कुछ भूल रहे हो। कल की क्लास में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।